जो कंप्लीट हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आधार कमेटी है, बताएं ये मिलान करें, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें। जेबीपी कमेटी का डेट समेत मैंने बताया, आप लोग डेट समेत बताएंगे, ठीक है। इसके आधार समिति, क्या इसके आधार समिति, जेबीपी समिति, इसके आधार समिति, फजल अली आयोग, 6 राज्यों, ये अधिनियम आया 1956 में, पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। डेट यहाँ पर मेंशन किया गया 1 नवंबर 22 दिसंबर ये, ठीक है। तो आपको बता दें इसके आधार समिति, इसके आधार समिति 27 जून 1948 को भारत सरकार द्वारा की गई थी, परंतु को भाषाई पुनर्गठन के लिए गठित होने वाली पहली समिति थी जिसने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत किया। कौन? इसके आधार समिति, क्या है इसके आधार समिति 17 जून 1948 को आया, ठीक, 17 जून 1948 को आया, जिसमें ये 10 दिसंबर 1948 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1948 को 10 दिसंबर 1948 को भारत सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक, क्या है भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आया तो राज्य में भाषाई आधार पर पुनर्गठित कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 को जेबीपी, ये कांग्रेस जयपुर अधिवेशन मैंने बताया था शायद जयपुर ही है, ठीक है। जेबीपी कमेटी 1948 में, ठीक 1948 में, इसके समिति के बाद 1948 में बनाया गया था, जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि जनता की भावना को रखना चाहिए और समझना चाहिए और उसके भावना पे होना चाहिए। तब फिर एक घटना घट गई, पट्टू श्रीरामुलु जो तमिलनाडु के नागरिक थे उसके देहांत हो जाती है, देहांत होने के तत्पश्चात भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को एक गठन किया जाता है अक्टूबर 1953 में, ठीक है। तो जेबीपी कमेटी बनता कब? दिसंबर 1948 को। फिर तत्पश्चात फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, फजल अली आयोग 1 अक्टूबर 1953 में, जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन होता है उसके तत्पश्चात फजल अली आयोग का गठन होता है, ठीक है। फजल अली आयोग 1953 में ही, 1953 में ये मेनली फजल अली आयोग ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, ठीक है। फजल अली आयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, जिन्होंने 22 दिसंबर 1953 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए, ठीक है। इन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर ना होकर ये प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तत्पश्चात ये बताया, ठीक, 6 राज्य और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण ये हुआ कौन सा? नवंबर 1956 अधिनियम जो आया था, पुनर्गठन अधिनियम। तो इसका आंसर बी होना चाहिए, क्या है? एक का थ्री बी, एक, हाँ, तो बी आंसर होगा। राज्यों का पुनर्गठन 1956 अधिनियम के तहत हुआ। तो कितने राज्य बांटा गया था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखे 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तो राज्यों का गठन 19 दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का निर्धारित हो गया था, जिसमें 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कथन कहा गया सही कौन सा है? तो कथनों पर विचार करें। भारत संघ उसके क्षेत्र राज्यों का उल्लेख भाग 1 में है, ठीक, ये तो यहाँ तक सही है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 5, ठीक, यहाँ क्या क्या भाग 1 से 105। भारत संघ हमेशा भारत के क्षेत्र से बड़ा होगा, जिसे कि अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया, ठीक, यहाँ पे भी देखेंगे। अनुच्छेद 3 के कारण भारत की अविनाशी संघ, यहाँ पर मेंशन है अविनाशी, पिछले लेक्चर में मैंने सारा डिस्कस कर दिया। अविनाशी संघ का विनाशकारी राज्य कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि संघ है, भारत एक संघ है, तो क्या राज्य का विनाश या विनाशकारी राज्य का एक संघ है? बिल्कुल भी नहीं, संघ अविनाश है, मतलब संघ का विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किसी राज्य से राज्य की सहमति या एग्रीमेंट करके उसे अपने संघ में नहीं मिलाया है, ठीक है। तो राज्य चाह के भी संघ से अलग नहीं हो सकता, संघ चाह के भी राज्य को अलग नहीं कर सकता। तो अविनाशी संघ का विनाशकारी राज्य, ठीक, ये है। अनुच्छेद 2 या 3 के लिए संसद साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक। संसद को भारत या उसके राज्य सीमाओं को बदलने का अधिकार रखता है, बिल्कुल अधिकार रखता है। अनुच्छेद 3 में मेंशन किया गया है और कि संसद किसी भी क्षेत्र का नाम बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है। और अनुच्छेद 4 में कहा गया, अनुच्छेद 4 में 2 और 3 का समरूपी है, ठीक। तो कौन सा कथन सही है ये आपको चूज करना है। तो आपको बता दें कि भारतीय संघ उसके क्षेत्रों का उल्लेख भाग 1 में है, बिल्कुल भाग 1 में है, और अनुच्छेद 1 से 4 में है। क्या? अनुच्छेद 1 से 4 में है, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 5 से 11 में है नागरिकता, भाग 2 में, भाग 2, ठीक, और 5 से 11 नागरिकता है, नागरिकता, ठीक। तो यहाँ पे ये दिया भारत संघ हमेशा भारत के क्षेत्र से बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, भारत के क्षेत्र से कैसे बड़ा हो सकता है? भारत संघ है तो अपना क्षेत्र के दायरे नहीं होगा। तो अनुच्छेद 1 में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। भारत में अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया, इंडिया इज कॉल्ड भारत, इंडिया इज कॉल्ड भारत, ठीक। और भारत भारत राज्यों का संघ होगा, क्या? भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक। अनुच्छेद 1 में कहा गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अनुच्छेद 3 के कारण भारत का अविनाशी राज्य कहा गया, बिल्कुल सही है, ये भी सही। तो इसका 3, 4, 5 होगा आंसर डी। ये सब पिछले क्लास में हो चुकी है, आप लोग जाके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान उल्लेख है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी कभी ना कभी काल पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान किस भाग में अनुच्छेदों के नागरिकता संबंधित उल्लेख है? तो देखो यहाँ पर भी मैं बताया, ये संघ उसका राज्य क्षेत्र, भाग वन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक, भाग प्रथम, ठीक है। ये है भाग 2, भाग 2 है क्या है? नागरिकता, ठीक। 1235 भाग 3 मौलिक अधिकार, इस ये क्लास अभी नहीं होगी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक। 36 से 51 है भाग, आपका 4 हो जाएगा डीपीएसपी, राज्य की नीति निषेध बोलते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान किस भाग में किन अनुच्छेदों को नागरिकता से संबंधित उल्लेख है? तो नागरिकता मैंने बताया भाग 2, ठीक है। ये नागरिकता का अर्थ क्या? आज की क्लास में भी इसका डेफिनेशन दोहराया गया है, कल की क्लास में इसका डेफिनेशन बताया गया था। बताइए बात, नागरिकता का अर्थ क्या? नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा संघ की हर राज्य की विधानसभा निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद द्वारा विधानसभा में सदस्य बनने का अधिकार। तो मैंने बताया कि नागरिकता का किसी भी देश में नागरिकता लेने के लिए महत्वपूर्ण है उसके राजनीतिक अधिकार को दर्शाता है। जिस देश में राजनीतिक अधिकार को दर्शाता है उसे वहाँ की नागरिकता कही जा सकती है। वो राजनीतिक रूप से और सार्वजनिक विकास के लिए, राजनीतिक रूप से सार्वजनिक विकास के लिए वहाँ की नागरिकता लेनी आवश्यक है। तो जहाँ की नागरिकता होगी वहाँ का नागरिकता का पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार मिलेगा। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में मत निर्वाचन पद्धति के लिए वैध होगा। संसद विधानसभा में सदस्य बनने के लिए उसके पास अधिकार होगा, राजनीतिक रूप से और सिविल रूप से तीन। इसका आंसर 1 और 2 दोनों का, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखेंगे असत्य, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान का भाग 3 में मैंने कई बार बता दिया है। संसद द्वारा
बाद में पारित कानूनों से हुआ। ठीक, भारत में जन्म, वंशकर्म, पंजीकरण किसी भी भू क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में शामिल होने नागरिकता हासिल की जा सकती है। अभी अभी जस्ट ही थोड़ी देर पहले नागरिकता अधिनियम 1955 बताया, उसमें बताया कि जन्म के आधार पर, वंशकर्म यानी ब्लड रिलेशन के आधार पर और पंजीकृत आधार पर या देशी किसी भू क्षेत्र को शामिल करते हैं, अर्जित करते हैं, उसके आधार पर। ठीक है, तो संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी संरक्षित किया गया। ठीक, ये भी बताया अल्पसंख्यक वर्ग सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक थे जो अपना भाषाई आधार पर भी। और सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की कई झोपड़पट्टियों में रहने वाले के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेरियस की जनहित याचिका पर ओल्गा टेरियस बना बंबई नगर निगम 1985 का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है? बिल्कुल फैसला लिया गया है। उसके बाद ही 1986 1986 में फिर से नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया था, इसी केस के बाद 1986 में। ठीक है, तो इसका असत्य है क्योंकि ये यहाँ पर भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आज तक का क्लास यहीं था। क्लास सेशन को देखने के लिए का आभार प्रकट करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट लर्निंग सेंटर के सेशन आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।